तारीख में देखा जाए तो जापान कई बार खतरनाक अर्थक्वेक और सुनामी की लपेट में रहा है। वैसे तो अर्थक्वेक और सुनामी से बचना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जापान के पास इनका सामना करने के सिवा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। पिछले 1300 सालों में करीब 143 सुनामी जापान पर हमला कर चुकी है, जिनके नतीजे में अब तक 1,30,884 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे खतरनाक साल 1741 का था, जब सुनामी की लहर 90 मीटर ऊंची थी। अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जापान में सुनामी का खतरा भी बढ़ रहा है। सिर्फ 2022 में ही 300 से ज्यादा अर्थक्वेक वाकयात रिकॉर्ड किए गए हैं। हत्ता कि कई बार एक दिन में 3 से 4 अर्थक्वेक्स वाकयात भी रिकॉर्ड की गई हैं। जापान दुनिया का वो कंट्री है जहां अर्थक्वेक इतना आम है कि यहां स्काईस्क्रेपर्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना कंपलसरी होता है। जबकि 2000 से लेकर 2022 तक जापान 5 बार छोटी बड़ी सुनामी को सहन कर चुका है, जिनमें 10 जनवरी 2011 वाला सबसे जानलेवा था। 11 मार्च 2011 को ओशिमा पेनिनसुला से 72 किलोमीटर पूर्व में समुद्र के अंदर 9.1 मैग्नीट्यूड का एक मासिव गाइंट सुनामी पूरे 6 घंटों तक चलता रहा, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थक्वेक वाकया और जापान की रिकॉर्ड की गई इतिहास का सबसे बड़ा था। इसके नतीजे में जो सुनामी पैदा हुआ, उसने समुद्र में 55 मीटर या 180 फीट ऊंची लहर पैदा की। पानी की लहरें 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सेंदाई सिटी में दाखिल हुईं और तट से 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई। सुनामी का सबसे बड़ा मसला यह होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए सेंदाई के रहने वालों को सिर्फ 8 मिनट पहले सुनामी की वार्निंग दी गई, जिसमें से हजारों लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। इस वाकया की वजह से 2,28,000 लोग बेघर हो गए और 15,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक तरफ कयामत का आलम था तो दूसरी तरफ यहां फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट भी फेल हो गया, जिससे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर ने जन्म लिया। जापान को इस सुनामी ने कुल 235 अरब डॉलर की चोट पहुंचाई, जिसे दुनिया का सबसे महंगा डिजास्टर भी माना जाता है। अब यहां सवाल यह उठता है कि जापान हमेशा से सुनामी की लपेट में क्यों रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जापान की जियोग्राफिक लोकेशन है। पैसिफिक ओशन का यह पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यह दुनिया का 90% अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस और सुनामीज का कारण बनता है। यह जो रिंग बन रही है, इसे द रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो मौजूद हैं, जिन्हें कई टेक्टोनिक प्लेट्स ने घेरा रखा है, और बदकिस्मती से जापान इस रिंग के बेल्ट पर आता है। इसी वजह से यहां हर दूसरे दिन अर्थक्वेक्स और हर साल टाइफून्स या फिर सुनामीज का हमला होता है। इन सब मुश्किलात के अलावा जापान का एक और मसला भी है, और वो ये है कि पूरा जापान का 70% लैंड एरिया सिर्फ पहाड़ों से भरा हुआ है, और जो 30% फ्लैट सतह है वो ज्यादातर सिर्फ कोस्टल एरियाज में मौजूद है, जहां सुनामी का खतरा हर वक्त मंडराता रहता है। पहाड़ों पर पूरे शहरों को शिफ्ट करना एक असंभव कार्य है, लेकिन अपनी कोस्टल सिटीज को बचाने के लिए जापान पिछले सदी से मेहनत कर रहा है, और इसकी अप्रोच सबसे अलग है। जापान ने अपने हाई रिस्क एरिया को बचाने के लिए कोस्ट पर सी वॉल्स बनाई है, और यह कोई अभी की बात नहीं, बल्कि सी वॉल्स काफी अरसे से जापान के कोस्ट का हिस्सा रही है। 1896 भयानक टाइफून ने जापान के तरुनामी गांव पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद यह गांव कोस्टल डिफेंस सिस्टम की एक आला सबसे अच्छी मिसाल बन गया, जहां जापान ने 2.4 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची 2 वॉल्स खड़ी करके गांव को समुद्री लहरों से काफी हद तक बचा दिया। उसके बाद जापान की दूसरी कोस्टल सिटीज में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बनाए गए, लेकिन 2011 वाला सुनामी इन दीवारों से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। सी वॉल जो सिर्फ 8 मीटर ऊंची लहरों को रोकने के लिए बनाई गई थी, सुनामी की यह लहरें 12 से 15 मीटर ऊंची थी। इन 10 मीटर की दीवारों ने बेशक सुनामी की लहरों को काफी हद तक रोका,
लेकिन कई जगहों पर लहरों ने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर ही उखाड़ दिए। 2011 अर्थक्वेक के बाद जापान ने सी वॉल्स को और ज्यादा ऊंचा और लंबा करने का फैसला किया। इस काम के लिए 1200 करोड़ डॉलर अलग किए गए और फैसला किया गया कि पूर्वी तट पर 400 किलोमीटर लंबी 15 मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। ये दीवारें पिछली दीवारों से करीब 5 मीटर ऊंची हैं, जबकि इनका फाउंडेशन जमीन में 25 मीटर अंदर तक अपनी जड़ें मजबूत की हुई हैं। इनकी चौड़ाई भी पहले से काफी ज्यादा रखी गई है और इनका स्ट्रक्चर और डिजाइन खास तौर पर सुनामी वेव्स को रोकने के लिए बनाया गया है। इस काम के लिए पहले सिमुलेटर की मदद से आर्टिफिशियल सुनामी पैदा की गई, जिससे इंजीनियर्स ने हर तरह के वेव पैटर्न्स पर वॉल्स को टेस्ट किया। एक वाइब्रेटर की मदद से 2011 अर्थक्वेक के जैसा पैटर्न पैदा किया गया। वेव्स कितनी बड़ी होंगी तो कितना प्रेशर जनरेट करेंगी, यह सब पहले सिमुलेटर की मदद से कैलकुलेट किया गया था। सिमुलेटर पर नोटिस किया गया कि 2011 सुनामी की लहरों ने डायरेक्टली जापान को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इसने फ्लड की सूरत में आगे ट्रैवल किया। और ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि सी वॉल्स ने काफी हद तक वेव्स का प्रेशर तोड़ दिया था। सिमुलेटर पर टेस्टिंग के बाद सी वॉल्स को अब कर्व शेप में डिजाइन किया गया है, जिसमें क्लियर देखा जा सकता है कि पानी जब सी वॉल से टकराएगा तो इसका कर्व शेप लहरों को वापस यू टर्न करवाएगा और ऐसे एक लहर वापस पलटकर पीछे से आने वाली दूसरी वेव का प्रेशर तोड़ देगा। सुनामी की वेव्स के प्रेशर को तोड़ने के लिए जापान ने सिर्फ वॉल्स ही नहीं बनाई, बल्कि हॉट स्पॉट लोकेशंस के करीब समुद्र में ब्रेक वाटर्स भी बनाए गए हैं। जब लहरें कोस्ट की तरफ बढ़ती हैं तो पहले ये ब्रेक वाटर्स इनका प्रेशर तोड़ते हैं। उसके बाद ये 15 मीटर ऊंची वॉल्स दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करती हैं। इस सी वॉल से खास ही लोकल लोग तंग हैं, क्योंकि कई जगह पर ये वॉल्स 4 स्टोरी बिल्डिंग्स जितनी ऊंची हो जाती हैं, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो किसी जेल में बंद है। कुछ लोगों को डर है कि जापान इन सी वॉल्स की वजह से अपने टूरिस्ट्स खो देगा। जापान ने सुनामी को 2 अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया है। लेवल 1 सुनामी, जो हर 50 से 60 साल में आता है, इनकी लहरें 15 मीटर तक ऊंची होती हैं और इन्हीं के लिए ये दीवारें बनाई गई हैं। लेकिन लेवल 2 सुनामी, जो कई 100 साल या 1000 साल में एक बार आता है, ये सी वॉल्स अकेले उसको भी नहीं रोक पाएंगे। इसके लिए हॉटस्पॉट लोकेशंस पर सुनामी मिटिगेशन पार्क्स बनाए जाएंगे। इन पार्क्स में दरख्तों की एक दीवार होगी जो न सिर्फ सुनामी के प्रेशर को तोड़ देगी, बल्कि पानी जब वापस समुद्र में जाता है तो अपने साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी ले जाता है। दरख्तों के तने मोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स को रोकने का काम भी करेंगे। जापान की सी वॉल इंजीनियरिंग का एक हैरान करने वाला करामाती है और तबाहकुन सुनामी का सामना करने में किसी हद तक फायदेमंद भी। अपने को प्राकृतिक आफत से बचाने के लिए जापान हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही जापान इस हकीकत से भी आगाह है कि ये सी वॉल्स कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग समुद्र के स्तर को दिन ब दिन बढ़ा रही है, तूफानों की शिद्दत बढ़ रही है और अर्थक्वेक्स एक रोज का मामला बन चुके हैं। जापान को अच्छी तरह मालूम है कि ये जायंट स्ट्रक्चर्स इसे प्राकृतिक आफत से 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकेंगे। 12 अरब डॉलर का खर्च करके असल में जापान ने अपने लोगों के लिए टाइम खरीदा है, ताकि जब ये दीवार वेव्स के प्रेशर को तोड़ेंगी तब तक लोगों को वहां से निकलने का टाइम मिल जाए। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।